बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पास पेपर जो हैं वो आइदर KPK के हैं या आपके फेडरल बोर्ड के हैं, तो इनमें काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट बोर्ड में आती है वो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखी है, एक नज़र इसको देख लें आप लोग। यूँ क्वेश्चन आता है, ड्राइव अ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अदर नेम जो होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी होता है। एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ डिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट करें। पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज का आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ये क्वेश्चन चेंज होकर यूँ भी आ सकता है कि वो आपसे ये कह सकता है प्रूव करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यूँ भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है। अगर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं बोर्ड में। वो डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई थी। ये इस क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है ताकि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया भी हो जाए। तो डेफिनेशन मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पर बात कर ली हुई थी। अब हम अपने टॉपिक का प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने जो बात डिस्कस करनी है, आप लोगों ने सिस्टम अज्यूम करना है। सिस्टम कैसे अज्यूम करेंगे? देखिए, आप लोगों ने ये कहना है कि सपोज करें आपके पास एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है, यानी सबसे पहले आप लोगों ने एक पॉइंट चार्ज अज्यूम करना है और पॉइंट चार्ज हम अज्यूम कर रहे हैं प्लस Q है। और सेकेंडली आप लोगों ने अज्यूम करना है आपके पास एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज को हम प्लस Q अज्यूम कर रहे हैं, यानी पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव Q और टेस्ट चार्ज को प्लस Q अज्यूम कर रहे हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने शुरू में कहा था कि टेस्ट चार्ज की सिंबल प्लस Q नॉट होती है, यानी Q के साथ छोटा सा नॉट भी लगाते हैं, लेकिन इस टॉपिक में मैं नॉट नहीं लगा रहा। उसकी बस एक ही रीज़न है कि बुक में उसने इस टॉपिक में जो टेस्ट चार्ज की सिंबल अज्यूम की हुई है वो प्लस Q नॉट के बजाय प्लस Q अज्यूम की हुई है। तो बोर्ड के लिए मैं फिर इसकी सिंबल को चेंज नहीं कर रहा, वही जो बुक में प्लस Q है हम भी प्लस Q यूज़ कर रहे हैं। तो 2 चार्जेस हो गए। ये वाला आप लोगों के पास कौन सा है? सोर्स चार्ज हो गया। और सोर्स चार्ज का अदर नेम हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। एक ही बात है ना, सोर्स चार्ज कहें या पॉइंट चार्ज कहें। सोर्स चार्ज में इसको क्यों बोल रहा हूँ कि अभी हम इसी के फील्ड को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लस Q है उसको हम पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं और उसको सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, या हम इसको फील्ड चार्ज भी कह सकते हैं। ये सारे एक ही वर्ड हैं, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज या फील्ड चार्ज, क्योंकि हम इसके फील्ड में इस वक्त इंटरेस्टेड हैं। और ये आप लोगों के पास टेस्ट चार्ज है। अब बच्चों, मैंने आपको बात ये बताई थी कि जिस तरह अर्थ है ना, अर्थ के अराउंड उसका अपना कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशन फील्ड है। और विद इन द ग्रेविटेशन फील्ड अगर हम कोई भी मास प्लेस करेंगे तो अर्थ उस मास को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन ये बात कब तक होगी? जब तक वो मास अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के इनसाइड रहेगी। और अगर वो मास आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड चली जाए, आउटसाइड द ग्रेविटेशन मीन कहाँ पर चली जाए? इन्फिनिटी पर चली जाए, हम ये भी कह सकते हैं ना, तो फिर अर्थ का उस मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात हम ऑलरेडी अर्थ के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। सेम केस चार्ज के बारे में होता है। जिस तरह ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में अपना कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और विद इन दैट फील्ड अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो डिपेंडिंग अपान के दूसरे चार्ज की नेचर क्या है, तो ये वाला सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और उसको रिपेल भी कर सकता है। लेकिन ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कब करेगा? जब वो दूसरा चार्ज इसके फील्ड के इनसाइड होगा। लेकिन वो जो अदर चार्ज है अगर फील्ड से आउटसाइड चला जाए तो ना तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकता है ना ही उसको रिपेल कर सकता है। इन शॉर्ट फोर्स कब लगेगी? जब वो चार्ज इसके फील्ड के इनसाइड होगा। ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी से हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चों, मैंने आपको ऐसे एक सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज प्लस Q ड्रॉ किया है और ये जो लाइंस हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। कुछ थोड़ी कम लाइंस मैंने बनाई हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, दीज आर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये मैंने चीज़ जो शो की है ना, ये यूँ समझ लें कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री का मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बच्चों
आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो बाउंड्री है तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन होगा हम बोलेंगे कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने जो अपना टेस्ट चार्ज है जिसको आप प्लस क्यू की सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, इस वक्त वो टेस्ट चार्ज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा होने का मतलब कहाँ पर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर आप लोगों ने इसको प्लेस किया हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये टेस्ट चार्ज इस वक्त आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है तो क्या इस टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं अप्लाई कर रहा होगा। इस वक्त इस पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। और ये अगर रेस्ट में है तो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इस पर इस वक्त कोई फोर्स नहीं लग रही। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को विद इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आना चाहें, यानी इस पॉइंट चार्ज के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लेकर आना चाहते हैं, तो जैसे ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होगा यहाँ से, सपोज कर लेते हैं कि हम इसको पॉइंट ए पर लेकर आना चाहते हैं। पॉइंट ए, इस क्यू चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसको मैंने ए से डिनोट किया हुआ है। अब जैसे ये इसके फील्ड के अंदर इंटर होना शुरू करेगा तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। जब इससे पीछे होगा कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ से इंटर होने लगेगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब इसको रिपेल करेगा तो अब इस चार्ज को आप लोगों ने Q को अगर पॉइंट A पर लेकर आना है तो यू हैव टू परफॉर्म वर्क डन, आपको इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। अगर वर्क डन नहीं करेंगे तो ये इस पॉइंट A तक मूव करके खुद तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको आगे से फोर्स ऑफ क्या ऑफर हो रही है, रिपल्शन ऑफर हो रही है। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप यूँ सोच रहे हो कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं और इस ड्यूरेशन में हमें इस चार्ज पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फर्दर खुद आगे मूव करके नहीं जा सकता। अब अगर हम इसको पॉइंट ए पर लेकर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए जो कि विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर लेकर आने के लिए इस चार्ज पर क्या किए, वर्क डन किए। वो वर्क डन इस चार्ज के अंदर एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अगर आप उसको पॉइंट ए पर लेकर आए हैं तो जितना आप लोगों ने वर्क डन किया है पॉइंट ए तक उसको लेकर आने में वो पॉइंट ए के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जब आप फील्ड से बाहर था आप उसको इनसाइड लेकर आए हैं पॉइंट ए तक, तो जब फील्ड के अंदर इंटर हुआ आगे तो खुद नहीं आ सकता था, रिपल्शन की वजह से आप लोगों ने वर्क डन किया। और इतना जो आप लोगों ने पोर्शन में वर्क डन किया है वो वर्क डन पॉइंट ए की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात पढ़ ली थी कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, जितना वर्क डन करेंगे वो वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब कि पॉइंट ए की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जब ये चार्ज फील्ड से बाहर था उस वक्त इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो थी और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या था, ज़ीरो था। अब आप यूँ सोच रहे हैं कि आपका जो चार्ज है वो पॉइंट ए पर आ चुका हुआ है और अब हम लोगों ने इस चार्ज को फर्दर, यानी यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, पॉइंट ए पर आ गया है। अब इस चार्ज को फर्दर आप लोगों ने पॉइंट ए से बी तक लेकर आना है, यानी ये जो चार्ज है इसको फर्दर आप लोगों ने पॉइंट ए से किधर लेकर आना है, बी तक लेकर आना है। हमें पता है जैसे इसे पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो इस चार्ज की जो आपके पास पॉइंट चार्ज है इसकी टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। ये बात को समझ आ रही है ना। या यूँ भी आप कह सकते हैं कि जैसे से चार्ज पॉइंट ए से बी की तरफ आएगा तो इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। किसका फील्ड, इसका फील्ड ना, इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ये आने वाले चार्ज को उतना ज़्यादा क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला चार्ज ए से बी तक आएगा तो इस पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगने वाली क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। उसकी वजह ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखें ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आर अभी अब यहाँ से मैंने कि इस चार्ज का इस पॉइंट ए से क्या डिस्टेंस है, जिस माइंड में रख लेना। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं
तो हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर कैप भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी फार्मूले की मैग्नीट्यूड लिख दूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बच्चों आपको याद है, इधर एरो रिमूव कर देंगे और उधर से यूनिट वेक्टर रिमूव कर देंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका देखें आर के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है। तो जैसे जैसे ये चार्ज पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा तो आर क्या हो रहा होगा, फिर कम हो रहा होगा। आर के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस चार्ज को फर्दर आगे मूव करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, मीन उस पर ज़्यादा क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी। तो इसको मूव करना फर्दर आगे क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब चार्ज ए से बी तक मूव कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। अब हम लोगों ने चार्ज को बच्चों मूव करवाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। जिस तरह मैं आपको याद करवाता हूँ, चैप्टर नंबर 4 में नहीं हुआ था, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट किया था ड्यू टू ए वेरिएबल फोर्स। उसमें आप लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कहा था एक बॉडी जो है इस पॉइंट से मूव करके यहाँ पर जा रहा है और इस पर वेरिएबल फोर्स लग रही है। हम लोगों ने सारे पाथ को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या किया था, डिवाइड किया था, ये किया था ना, यानी सारे पाथ को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट D1 D2 एंड सो ऑन। फिर हर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो फोर्स कैलकुलेट की थी जो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या थी, कांस्टेंट थी। फिर उस फोर्स को उसी डिस्प्लेसमेंट से क्या किया था, मल्टीप्लाइड किया था टू कैलकुलेट दी वर्क डन। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही काम करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है। और आप सबको याद है कि हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, ई का, एक फार्मूला ई का आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आपको याद होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ज़रा देखो ना, अगर यहाँ पर ई नॉन यूनिफॉर्म है, यानी अगर ई नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मीन वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होगी वो भी कौन सी है, वेरिएबल फोर्स है। तो बिल्कुल ये आपस में मिलते जुलते दोनों कंसेप्ट्स हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल है तो उस चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और हम क्या चाहते हैं कि इस चार्ज को पॉइंट ए से मूव करवा के कहाँ तक लेकर आएँ, पॉइंट बी तक लेकर आएँ और वर्क डन कैलकुलेट करें। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है अगर, तो ये फोर्स जो इस पर लग रही है वो तो कौन सी है, वेरिएबल फोर्स लग रही है। और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था चैप्टर 4 में कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए उस सारे पाथ को पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर हर पार्ट का सेपरेट वर्क डन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और फिर एंड पे सब वर्क डन को आपस में ऐड करेंगे, तो फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो अब आपको समझ आ चुकी है कि जो चैप्टर 4 में काम हुआ है वही काम अब यहाँ पर भी हम करना चाह रहे हैं, और वही मसला ऑफर हमें यहाँ पर भी हो रहा है कि ए से बी तक जो है वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेरिएबल होगी। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, वो जो अभी आपको बताया वो अब बात करते हैं उस पर। अब आप लोगों ने कहना है कि हम लोगों ने ए से बी तक जब चार्ज को मूव करवाना है तो चार्ज की मोशन में हमें जो फोर्स ऑफर होगी वो कौन सी है, वेरिएबल फोर्स है। टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द वेरिएबल फोर्स वी डिवाइड द पाथ बिटवीन ए एंड बी इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। तो आप लोगों ने ए और बी के दरम्यान में जो टोटल पाथ है उसको स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देख लें मैंने यहाँ पर लेंथ एलिमेंट्स बना दिए हैं, ये लेंथ एलिमेंट्स 1 है, 2 है एंड अप टू सो ऑन, और एंड पे कौन सा n है, और n लेंथ एलिमेंट्स के बाद पॉइंट B खुद आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने सारे पाथ को 1 2 3 अप टू सो ऑन कितने n एलिमेंट्स में, n एलिमेंट्स में इस सारे पाथ को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने इस सारे पाथ को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने सारे पाथ को n डिस्प्लेसमेंट्स में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे ये स्टडी करेंगे कि जब जो ये चार्ज है ये पॉइंट ए से मूव करेगा किसकी तरफ, बी की तरफ, सॉरी पॉइंट ए से किसकी तरफ मूव करेगा, पॉइंट 1 की तरफ मूव करेगा। तो इसकी मोशन को सबसे पहले हम पॉइंट ए से 1 के दरम्यान में यानी इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ए से कहाँ पर आना, 1 पर आना। इस ए से 1 तक आने से पहले कुछ डायग्राम को लेबल करते हैं, फिर हम आगे बच्चे बात चलाते हैं। देखो मैंने कुछ लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ की हुई हैं। देखिए ये जो लाइन है ये पॉइंट ए से शुरू हो रही है और चार्ज क्यू तक आ रही है। तो ये बेसिकली जो लाइन होगी
वो पॉइंट ए का चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस बताएगी, पॉइंट ए है ना ऊपर बिल्कुल। तो इस लाइन को मैं आर ए लिख देता हूँ। आर ए मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज क्यू, जो कि पॉइंट चार्ज है। अब बच्चों दूसरी लाइन देखें, ये वाली जो लाइन है किससे शुरू हो रही है, पॉइंट 1 से शुरू हो रही है। तो इस लाइन के नीचे मैं R1 लिख देता हूँ। R1 मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज Q। इसके बाद ऊपर देखें एक और लाइन मैंने आपको समझाने के लगाई, ये कहाँ से शुरू हो रही है, B से शुरू हो रही है। तो इसको हम RB लिख देते हैं। तो ये लाइन शो कर रही है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज Q। ये कुछ आप 3-4 पॉइंट्स को लेबल कर लीजिएगा। एक और ज़रा चीज़ नोट करें, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली जो नीचे लाइन आ रही है, ये ए पॉइंट और 1 पॉइंट के मिडल से नहीं लगी, यानी ये जो लाइन है ये ए पॉइंट और 1 पॉइंट के कहाँ से लगी हुई है, मिडल से अगर हम लोगों ने लाइन लगाई हुई है। तो इसका मतलब है कि ये आर है, बेसिकली क्या चीज़ है, आर है। और ये आर जो होगा वो एवरेज डिस्टेंस होगा। कौन सा होगा, एवरेज डिस्टेंस। इस आर को हम एवरेज डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो आर है अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट 1, इन दोनों के बिल्कुल मिडल से। तो ये जो आर यहाँ पर बच्चों आपको शो हो रहा है, ये पॉइंट ए और पॉइंट 1 का जो है वो कौन सा डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस को हम बोलेंगे। तो अगर ये एवरेज डिस्टेंस है तो इस एवरेज डिस्टेंस को हम यूँ लिख भी सकते हैं, यानी आर एवरेज जो आप लोगों के पास बनेगा वो हम इसे एवरेज डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, R1 प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दो का एवरेज लेंगे, R1 प्लस आर ए डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये इन दोनों पॉइंट्स का आपके पास कौन सा डिस्टेंस आ गया, एवरेज डिस्टेंस आ गया। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद फिर वर्क डन की तरफ जाएंगे। अब जो सबसे पहले हम लोगों ने इस फार्मूले में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हम आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। और आर हमें यहाँ पर समझ आ चुका है कि आर कौन सा डिस्टेंस हम ले रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं। एक चीज़ ज़रा नोट करें जल्दी से, देखिए हम आर स्क्वायर लेना चाह रहे हैं क्योंकि हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करना चाह रहे हैं। मैंने 1/r स्क्वायर ही लिख दी है क्योंकि हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। और आर भी मैंने आपको बताया ये तो कौन सा डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है। तो इस आर को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/r इंटू आर, जिस तरह मैथ में होता है ना, ए स्क्वायर लिखा हो तो उसको ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर है तो आर इंटू क्या लिख सी है, आर लिख सी है। अब इसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी सपोजिशन करनी है, उस सपोजिशन के बाद हम इसमें फर्दर वैल्यूज पुट करेंगे। अब बच्चों हमारी सपोजिशन ये है कि जो पॉइंट ए और 1 है ना, हम सपोज करेंगे, सपोज जो पॉइंट ए एंड 1 है ना, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में भी तो हम लोगों ने ये किया था ना कि हम लोगों ने वो जो लेंथ एलिमेंट्स बनाए थे जिनकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी था वो वेरी क्लोज टू ईच अदर थे ना। अगर वो बहुत क्लोज थे तो वो दोनों पॉइंट्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे। बिल्कुल यहाँ पर मैंने वही बात की कि लेट कर सपोज कर लेंगे कि पॉइंट ए एंड पॉइंट 1 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अगर बच्चों ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो गए हैं, क्योंकि वेरी क्लोज वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आर ए किसका डिस्टेंस है, पॉइंट ए का, पॉइंट चार्ज के सेंटर से, और R1 जो था वो 1 पॉइंट का डिस्टेंस था चार्ज के सेंटर से। अगर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के वेरी क्लोज हो गए हैं, इसका मतलब ये कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात आपको आइडिया हो चुकी है। अगर वो पॉइंट ही क्लोज आ गए हैं तो डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस चीज़ को बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन में यूज़ करूँ आपको समझाने के लिए, यानी इस इक्वेशन में अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ कि मैं R1 जो है ना उसको RA से रिप्लेस करता हूँ। ये जस्ट आपके समझने के लिए स्टेप है, बोर्ड में इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आप लोगों ने R1 को रिप्लेस कर देना है RA से, तो RA प्लस RA बाई 2 हो जाएगा। RA इंटू RA कितना हो जाएगा, 2RA बाई 2 हो जाएगा। तो कैंसिल होकर किसकी इक्वल आ गया, RA की इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो एवरेज डिस्टेंस है ये किसकी इक्वल आ रहा है, RA की इक्वल आ रहा है। क्यों RA की इक्वल आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये सपोजिशन की है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो मैंने इसको RA की इक्वल इसलिए आंसर आ गया है कि आप लोगों ने R1 को किससे रिप्लेस किया था, RA से रिप्लेस किया है। अब बच्चों अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम इसको R1 को R1 ही रहने दें, मैं इसको R1 ही रहने देता हूँ, लेकिन जो RA है उसको भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, R1 से। तो RA जो है अगर उसको मैं रिप्लेस कर दूं R1 से, 1 आ गया इसके नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 2R1, ये कैंसिल होकर कितना हो गया R1। देखिए पहले एवरेज डिस्टेंस किसकी इक्वल आया था, RA की इक्वल।
अब एवरेज डिस्टेंस किसकी इक्वल आ रहा है, R1 की इक्वल। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो पॉइंट्स A और 1 हैं ये वेरी क्लोज हो जाएं तो फिर आपके पास जिस तरह अभी क्या लिखा हुआ है, R एवरेज किसकी इक्वल है, R1 की इक्वल है, और थोड़ी देर पहले आपका जो R एवरेज था वो किसकी इक्वल था, RA की इक्वल था। तो इन दोनों को हम अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल लिख सकते हैं, R एवरेज की इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बस आप लोगों ने याद रखनी बात। और ये वाली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है ये आपको बोर्ड में लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात लिखी है। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले में ये जो R इंटू आर लिखा हुआ है, इस R इंटू आर को, एक R को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R1 से, और एक R को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, RA से। तो इसको मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो अबव इक्वेशन, अगर इस चीज़ को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ तो आपका 1/r² जो बनेगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1/, एक R की जगह पर आप लोगों ने क्या लिखना है, RA, और दूसरे R की जगह पर आप क्या लिख सेंगे, R1। तो ये जो आपका 1/r² था इसको आप लोगों ने RA इंटू किससे, R1 से रिप्लेस कर दिए। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड में इस टॉपिक को प्रूव करने के स्टेप्स हैं। तो आप लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम रिक्वायर्ड आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें रिक्वायर्ड आंसर ऑब्टेन्ड नहीं होगा, इसलिए हम ये वाले स्टेप्स कर रहे हैं। अब जो आप लोगों ने ये जो R² है इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। अब यहाँ पर ये लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो यहाँ से E इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q, उसी तरह ही आ जाएगा। और ये जो R² लिखा हुआ है ये वाला 1/r² है, इसकी जगह पर आप लिख सेंगे RA और इसके साथ क्या हो जाएगा, R1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब बच्चों हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने E की एक इक्वेशन बना ली है, और अभी मैंने आपको बताया था कि हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट 1 तक हम आ रहे हैं। अगर हम पॉइंट A से पॉइंट 1 तक आ रहे हैं तो मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट A है, और आप चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। चार्ज कौन सा है, प्लस Q चार्ज है, और इसको पॉइंट A से 1 तक मूव करवा रहे हैं। उसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक है, लेकिन चार्ज की जो मोशन है, जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसे डेल्टा R कह देते हैं। डेल्टा R क्या है, पॉइंट 1 और पॉइंट A से पॉइंट 1 तक आपका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर जो डेल्टा R है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आप लोगों ने थोड़ी बात याद रखनी है कि E की और डेल्टा R की डायरेक्शन यहाँ पर एक दूसरे के क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। और अब हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट 1 तक लाने के लिए इस चार्ज Q पर हम कितना वर्क डन करेंगे। देखिए हम वर्क डन लिखते हैं डेल्टा W, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप है ना, फिर बाकी स्टेप्स का भी हम इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो RA इंटू R1, RA इंटू R1 का मतलब है कि इसका डिस्टेंस RA था, इसका डिस्टेंस R1 है, तो A पॉइंट से 1 तक हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नीचे यूँ भी लिख सकते हैं A टू 1, यानी पॉइंट A टू पॉइंट 1 भी लिख सकते हैं। R ना लिखें तब भी कोई हर्ज नहीं होता। वर्क डन का बच्चों क्या फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर फोर्स हम F कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट में पता है कि A से 1 तक कौन सा है, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम इस फोर्स को देखें तो ये फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला बनता है अगर हम वो लिखना चाहें तो E किसकी इक्वल होता है, F/Q होता है। और अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल लें, इस F को उसी साइड पर रहने दें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी, इसको इधर लें, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल हो जाएगी E इंटू Q के। इस बच्चे फोर्स की जो वैल्यू आई है ना, इस फोर्स की वैल्यू का भी यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में यहाँ पर एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। तो इस चीज़ को अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो योर इक्वेशन बिकम्स F की जगह पर क्या आ जाएगा, E इंटू Q डॉट कौन सा हो जाएगा, डेल्टा R हो जाएगा। ये याद रखना है कि डेल्टा R बेसिकली वेक्टर है ना। अब मुझे बताओ E में और डेल्टा R के दरम्यान में आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है ना। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं, ये तो Q तो कांस्टेंट है, वैसे साथ में लिखा रहेगा EQ, E वेक्टर की मैग्नीट्यूड, Q तो वैसे ही कांस्टेंट था, इनटू डेल्टा R
और साथ में क्या आना चाहिए कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि थीटा ऊपर बन कितना रहा है, थीटा अगेन किसके दरम्यान में, ई और डेल्टा आर के दरम्यान में। तो मुझे बताओ ई और डेल्टा आर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और अगर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ बच्चे मुझे लिखना चाहिए कॉज ऑफ कितने डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि नज़र आ रहा है कि ई और डेल्टा आर एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। और कॉज 180 आपको याद है -1 होता है, यानी कॉज 180 डिग्री -1 की इक्वल है। तो यहाँ से जो वर्क डन बनेगा, इस -1 को हम शुरू में भी लेकर आ सकते हैं, -EQ इंटू डेल्टा आर। ये माइनस इस जगह था ना, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने इसको शुरू में लिख दी है। तो ये वर्क डन जो बना है ना आप लोगों का, यहाँ से मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ, स्टेप RA टू R1 तक -EQ इंटू कौन सा है, डेल्टा आर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आप ये काम करें, इस इक्वेशन 3 में 2 वैल्यूज़ पुट करें। एक आप इसमें E की वैल्यू पुट कर दें, और E की वैल्यू आप लोगों ने कहाँ से पुट करनी है, इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करनी है। और एक हम वैल्यूज़ पुट करेंगे डेल्टा आर की, और डेल्टा आर भी हम लोगों ने देखा है ये पोजीशन वेक्टर है, यानी डेल्टा आर जो है वो क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है। इसका मतलब कि ये डेल्टा आर जब हम लिखना होगा तो आप पॉइंट 1 से कहाँ पर जा रहे हैं, सॉरी पॉइंट A से पॉइंट 1 पर जा रहे हैं। और डेल्टा आर लिखने का क्या तरीका होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा आर आप लोगों ने जब निकालना है तो ये जो फाइनल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका मतलब ये कि डेल्टा आर यहाँ से जो बनेगा वो आपका किसके इक्वल होगा, R1 माइनस RA होगा। ये दोबारा देख लें, डेल्टा आर को R1 माइनस RA क्यों लिखा है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आप लोगों ने फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये क्या बनेगा, R1 माइनस RA होगा। ये बात याद रखनी, ड्यू टू वेक्टर फॉर्म हम फाइनल में से इनिशियल को क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस कर रहे हैं। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ पुट करें, एक E की वैल्यू पुट करें और एक डेल्टा आर की यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको पुट कर दें, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं है। तो इसकी जगह जब हम R1 और RA लिखेंगे तो उसके ऊपर भी हमें वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो वर्क डन इज़ इक्वल टू हो जाएगा RA इंटू R1 इक्वल टू E की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस, तो पहले हमारे फार्मूले में E की ये सारी वैल्यू लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA इंटू R1। ये मैंने सारी बच्चों वैल्यू इस E की जगह पर लिख दी है। आगे आपका उसी तरह क्या चीज़ आ जाएगी, Q उसके साथ आ जाएगा, और डेल्टा आर की आप लोगों ने लिखना है R1 माइनस RA। इसके ऊपर वेक्टर साइन इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि यहाँ पर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल बात ठीक होगी। अब बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि इस RA इंटू R1 को आप उस विद इन द ब्रैकेट लेकर जा सकते हैं। तो माइनस उसी तरह ही आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q उसी तरह ही हो जाएंगे इंटू ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने कहा था आप इनसाइड ले जाएं। अगर हम इसको इनसाइड ले जाएंगे तो इनसाइड जाकर बन जाएगा R1 माइनस RA ओवर आपका इक्वल टू हो जाएगा RA इंटू कौन सा है, R1 के इक्वल होगा। तो बाकी टर्म आप लोगों ने एज इट इज़ लिख सी है, और इस RA इंटू R1 को आप लोग ब्रैकेट के इनसाइड लेकर चले गए, और ये माइनस एज इट इज़ मैंने यहाँ पर माइनस साइन शो कर दिया है। अब बच्चों हम ये काम करेंगे कि हम इस माइनस साइन से इस इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं। माइनस साइन से सेपरेट जब करेंगे तो ये वाला जो एलसीएम है ये फिर दोनों के नीचे हम इंडिविजुअली लिखेंगे, यानी माइनस और प्लस से हम एक तो इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं, और जब सेपरेट करते हैं तो ये एलसीएम दोनों के साथ अलग-अलग हम लिख रहे होते हैं। तो ये वाला आपके पास फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, वर्क डन RA इंटू R1 इक्वल टू माइनस उसी तरह सारी इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे, और ये ऊपर इसको चले मैं इसके साथ कंबाइन करके लिख सकता हूँ, इसके ऊपर QQ इंटू। अब वो बात जो मैंने भी की थी कि आप इसको स्प्लिट करें और एलसीएम को दोनों के साथ लिखें, तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, R1 ओवर RA इंटू R1 माइनस RA ओवर RA इंटू R1 हो जाएगा। तो आप लोगों ने माइनस साइन से इक्वेशन को सेपरेट कर दी है। अब ये वाला R1 से कैंसिल हो गया, और ये वाला RA से आप लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो कुछ इक्वेशन यूँ बन गई, वर्क डन RA इंटू R1 इक्वल टू
माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह बच्चों अब देखिए इनसाइड क्या बच गया 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर वन। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये करना है कि इस माइनस साइन को इनसाइड लेकर जाएंगे। जब माइनस साइन को इनसाइड लेकर जाएंगे तो इनसाइड साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या बोला, इस माइनस को इनसाइड लेकर चले जाएं तो माइनस 1 ओवर आर ए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 1 ओवर आर वन बचे बन जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि हम प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं और माइनस वाली वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं। तो ये जो वर्क डन आपके पास यहाँ से बनेगा, वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बताया, प्लस वाली टर्म को पहले लिखें 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर ए। तो अब बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है और वो जो वर्क डन बना है वो आपका इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। बस फर्स्ट इक्वेशन को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अभी हम जो ऑनवर्ड वर्क बना रहे हैं वो हम इसी इक्वेशन को देखकर उनकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। सब वर्क डन का ये वाला फार्मूला अब हम बार बार प्रूव नहीं कर रहे होंगे।